अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 11 दिसंबर 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जी टी आई वाई आर के हवाले से, गंदारा टायर के हवाले से, तो उसको इंशाल्लाह ब्रीफली कवर करेंगे। हाई लेवल बताऊंगा और कोशिश करूंगा मुख्तसर पॉइंट समझ में आ जाए। इसके अलावा बेसिकली आज हम मार्केट की सबसे पहले बात करें। मार्केट आज नेगेटिव रही और मैं समझता हूँ आई थिंक इतनी जब हाई लेवल पे मार्केट ट्रेड करी है तो थोड़ा बहुत नेगेटिव आना 1-1.5% कोई बड़ी बात नहीं है, और आई थिंक आना भी चाहिए क्योंकि करेक्शन इज ऑल्सो अ हेल्दी साइन ऑफ अ मार्केट। अगर मार्केट से ऊपर ही जाए तो इससे होगा ही, जब करेक्शन आएगी तो बहुत सिग्निफिकेंटली डाउनवर्ड ट्रेंड पे आएगी, जो कि अच्छा अच्छा इंडिकेटर नहीं है, बड़ा रिस्की इंडिकेटर है। आज काफी सारे लोगों को ये भी आज जवाब मिल गया। आई थिंक मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ कैंडल स्टिक पे और टेक्निकल चार्ट पे फुली रिलाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो चार्ट्स हिस्टोरिकल बेसिस पे बने होते हैं। तो मैं समझता हूँ उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। और आज हमने देखा कि काफ़ी सब मैकडी वगैरह सब पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहे थे, दो ओवरसोल्ड कर रहे थे, ओवरबॉट के इंडिकेट कर रहे थे, और ये नज़र आ रहा था, कहीं कहीं ये नज़र आ रहा था कि ये अब नीचे जाएगा, लेकिन हमने देखा अ, ऐसा हुआ नहीं। और उन स्क्रिप्ट्स में, और वो स्क्रिप्ट्स नीचे गई जिनमें वो पॉजिटिव और पोटेंशियली अपसाइड था। तो मैं समझता हूँ हमेशा फंडामेंटल, इसलिए मेरा एक हमेशा एक व्यू होता है, आप लॉन्ग टर्म पे फोकस करें। डजेंट मैटर चार्ट क्या बोलते हैं, डजेंट मैटर कैंडल क्या बोलती है, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है। आप हम लॉन्गर टर्म पे आप विनर ही रहेंगे। मार्केट अब जीटीआई पे बात करते हैं। प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करता हूँ। जब प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिकली ये मैं अपनी लर्निंग सेशन के लिए लर्निंग अपने लर्निंग एल्बम के लिए ही बना रहा था कि टेक्निकल चार्ट्स क्यों फेल करते हैं। मैं थोड़ा गूगल किया, मुझे पता लगा कि कुछ चीज़ें कि क्यों फेल करते हैं। सबसे पहले तो पैटर्न पे बहुत ज़्यादा लोग ओवर रिलाय करते हैं कि तीन डबल तीन रेड कैंडल आ गई तो अब ग्रीन आएगी, इस तरह की चीज़ें लोग रिलाय करते हैं। और ये टेक्निकल चार्ट की इन रिलायंस की बेसिस पे लोग गारंटी करते हैं भाई फ्यूचर अब इस तरफ जाएगी कैंडल, या फ्यूचर अब प्राइस नीचे जाएगी, या प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये सब सब चीजें ना हिस्टोरिक बेसिस पे, तो इट्स वेरी रिस्की। सब्जेक्टिविटी, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप तीन कैंडल बन गए तो इसको डबल स्विंग बोलेंगे, मतलब बहुत से सारे लोग अपनी इसमें एक स्टोरी लेके आते हैं, इसका मतलब ये उसका मतलब ये। सो ये बहुत बड़ा साइंस है। मैं नहीं समझता कि इसके फेलियर्स इतने ऑब्वियस हैं कि आपको समझना। और जब आप इसको, फॉर एग्जाम्पल, आपने जो किसी ब्रोकर ने या किसी एनालिस्ट ने इसको बोला कि तीन कैंडल्स के बाद अब फॉर एग्जाम्पल उसने जो बोला और वो हुआ नहीं ना, तो वो उसको इस तरह कवर करता है कि नया हमने सीखा। तो मैं समझता हूँ आप ऑलरेडी फंडामेंटली पे फोकस करके टेक्निकल को साइड में रख के करें तो आप इंशाल्लाह गेनर ही रहेंगे। तो बाकी दो चीजें, वॉल्यूम और हिस्टोरिकल डेटा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, टेक्निकल चार्ट्स इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा कि हिस्ट्री में क्या पैटर्न था, अब क्या होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो फ्यूचर डेवलपमेंट वाले एस्पेक्ट को कवर नहीं करता। और आखिरी चीज वॉल्यूम। अच्छा, एक टेक्निकल चार्ट उन उन शेयर्स जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और उस वो चार्ट को अगर कंपेयर करो उस शेयर से जिसका वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो मैं समझता हूँ वॉल्यूम भी दोनों में एक बड़ा एक गेम प्ले करता है। तो आप जैसे कि आप समझते हैं, तीन कैंडल के बाद लेस से ग्रीन कैंडल होगी, तो तीन नेगेटिव कैंडल के बाद एक चौथी कैंडल ग्रीन हो सकती है। लेकिन अगर वॉल्यूम वाला कब शेयर कम कम वॉल्यूम वाला शेयर है, उसको में डिफरेंट पिक्चर होगी। आपको उसमें फिर अंदाजा होगा कि भाई ये दोनों में क्यों फ्लो है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चार्ट पे को हमेशा सेकेंडरी रख के फंडामेंटली और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को पहले रखता हूँ। अब हम चले जाते हैं अपनी मेन प्रेजेंटेशन में, जो कि आज हमारी प्रेजेंटेशन थी उसकी, जी टी आई वाई आर की। गंदारा टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। अच्छा, आज के एजेंडा वही सिंपल हो, स्ट्रीमलाइन होगा, बैकग्राउंड, सेक्टर इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्राइस, डिविडेंड, आउटलुक और मेरा व्यू। बैकग्राउंड की बात करें, गंदारा टायर इंडस्ट्री, आपको नाम से पता चल रहा होगा टायर बनाती है। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के टायर बनाती है, मोटरसाइकिल की बनाती है, ट्रैक्टर की बनाती है, कार की बनाती है, एसयूवीज की बनाती है, और मुख्तलिफ बसेस एंड ट्रक्स की भी बनाती है। कंपनी अगर बात करें, बहुत पुरानी कंपनी, 1963 में इनकॉर्पोरेट हुई, और फिर इसके बाद इस पॉइंट लेटर लिस्ट हुई लेटर ऑन। फिर इसके अगर मार्केट की बात करें, किस मार्केट्स को फोकस करती है, इसकी चार मार्केट को चार में तोड़ना गलत नहीं होगा। सबसे पहले ओरिजिनल इक्विपमेंट इक्विपमेंट मार्केट, मतलब जो डायरेक्टली गाड़ियां हैं उनको डायरेक्टली कंपनी को बेचती है।
रिप्लेसमेंट मार्केट जो सेकंड, जब एक टायर खराब हो जाता है तो आप दूसरा टायर रिप्लेस करते हैं, वो रिप्लेसमेंट कहलाता है। तीसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में अ, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इस तरह की उसको इन्होंने थर्ड सेक्टर का बताया। और आखिरी एक्सपोर्ट मार्केट, जो जो टायर्स एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट भी कुछ ज्यादा नहीं करते। अगर एक्सपोर्ट की बात करें, इजिप्ट और अफगानिस्तान में करते हैं, वो भी बड़े वाले टायर, एग्रीकल्चर टायर। और कंपनी डिक्लेयर करती है कि भाई हम 75% ऑफ ओरिजिनल मार्केट को कवर करते हैं। मतलब ये कि जो होंडा, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे सुजुकी, होंडा, और वो उन कंपनियों को डायरेक्टली, उन कंपनी की जो 75% रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। कंपनी करंटली 2 मिलियन कैपेसिटी है। और अगर सेक्टर पे बात करें तो कंपनी की, जैसे मैंने जिक्र किया, 2 मिलियन कैपेसिटी है। लेकिन अगर सेक्टर की बात करें, सेक्टर की 24 मिलियन कैपेसिटी है, 2023 की बात कर रहा हूँ रिसर्च के मुताबिक। और इस सेक्टर की अगर फर्दर बात करें तो इस सेक्टर में फोरकास्टेड कैपेसिटी जो है 32 मिलियन है। इन इन 6 ईयर टाइम्स, 6 to 8 ईयर टाइम्स, 2023 तक 32 मिलियन हो जाएगी। तो विच शोज कि सेक्टर ग्रो करेगा पाकिस्तान में। अच्छा, सेकंड चीज, इस सेक्टर में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। ये पाकिस्तानी में अभी भी ये सेक्टर बड़ा ही अनरेगुलेटेड है। इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान में आज भी यूजर जो रोड पे गाड़ी चला पे में टायर लगा हुआ होता है, उसको कोई मॉनिटर नहीं करता। ग्लोबली और इंटरनेशनली तमाम दुनिया के अच्छे अच्छे कंट्रीज में टायर्स की डेप्थ को बड़ा ही क्लोजली मॉनिटर किया होता है एनुअली। मिसाल के तौर पे मिडल ईस्ट की बात करूँ तो वहाँ पे ट्रेड मॉनिटर होती है। और हर साल गाड़ी की जब क्लियरेंस होती है, मतलब एक हेल्थ चेक होता है गाड़ी का, कि सर्टेन सेफ्टी चेक्स मेट करें, उसमें एक टायर भी होता है। पाकिस्तान में उसको ट्रेड ट्रेड दैट कहते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में, हाँ, इस सेक्टर की ग्रोथ इस तरह से नहीं है जिस तरह ग्लोबली टायर मार्केट की ग्रोथ है। क्योंकि लोग टायर को उस हद तक चलाते हैं जिस तरह पॉसिबल है। इंटरनेशनली एक सर्टेन लिमिट तक चला सकते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इस वजह से इस कंपनी की सेल, ग्लोबल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सेल्स की कीमत डिफरेंट है। मेजर प्लेयर्स की बात करें इसमें काफ़ी जगहों पे मैंने पढ़ा है कि चाइनीज सर्विस लॉन्ग मार्च काफ़ी ज़्यादा मेजर प्लेयर है। और कई जगहों पे बड़ा जनरल टायर है। बट इन टर्म ऑफ 5 मेजर प्लेयर्स की बात करें तो ये 5 मेजर प्लेयर्स मेंशन किए हुए। जी टी वाई आर की, जैसे मैंने जिक्र किया, 2 मिलियन कैपेसिटी है और 24 मिलियन रिक्वायरमेंट, डेफिनेटली मेजर प्लेयर तो हो नहीं सकता। बट हर प्लेयर का थोड़ा थोड़ा शेयर है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो इन पांचों के पास है। अच्छा, न्यूज एंड अनाउंसमेंट ऐसा तो कोई है नहीं, लेकिन मैंने रिसेंटली पढ़ा था, अगस्त या सितंबर में न्यूज आई थी इस कंपनी के हवाले से, कि इन्होंने अपना एग्रीमेंट कॉन्टिनेंटल के साथ खत्म करके चाइनीज कंपनी के साथ कर लिया है। और एग्रीमेंट क्या है? बेसिकली एग्रीमेंट ये है कि उस ये टेक्निकल एग्रीमेंट है। मतलब उस चाइनीज कंपनी के साथ कंपनी मिल के टायर की क्वालिटी को इन्हांस कर सकती है, या टायर की के मार्केट को एक्सप्लोर कर सकती है कि किस तरह इम्प्रूव करना चाहिए सेल्स को। मेरे ख्याल में इन्होंने फर्दर सर्कुलर सबमिट किया था कि ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं इस कंपनी के साथ टू इनहांस द एक्सपोर्ट सेल्स। तो ये एज सच कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। मैं समझता हूँ, क्योंकि पहले ये कॉन्टेनेंट के साथ करती थी, अब दूसरी कंपनी के साथ करती थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो ओवर द ईयर्स के, मतलब बुरी नहीं अच्छी है। 2018 से बात करें जब इसकी वैल्यू बड़ी बहुत ज़्यादा होती है, आज 2018 से बहुत ज़्यादा है। और प्राइस अगर देखें आज 2018 से बहुत कम है। इस और ईपीएस को अगर कंपेयर किया जाए, 2018 में 11 रुपये ईपीएस था, आज आज हम देखें -1 है। ये 1 रुपये ईपीएस, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये 0 ईपीएस है। क्यों? सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर इसके डिक्लाइन का है ना, इसके फाइनेंशियल कॉस्ट है। इन्होंने अपनी फाइनेंस को सही से मैनेज नहीं किया, जो मुझे लगता है। और और इसको रिड्यूस करने के बजाय अ, मजीद लोन लेके इन्होंने के लोन लेके अपने ऑपरेशन को कवर अप किया, जिसकी वजह से इसकी फाइनेंस कॉस्ट का बड़ा हिट नजर आएगा आपको इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देखें, 1.2 बिलियन की फाइनेंशियल चार्जेस हैं 2023 की बात करूँ, लास्ट ईयर के फुल फ्लैज अकाउंट्स पे। और अगर हिस्ट्री में 2018 में देखें, 2016 में देखें, कम है। और हर साल बढ़ते हुए आए, तो मैं समझता हूँ इस पे इनको लाजमी काम करना चाहिए, अदरवाइज दे विल बी इन अ बिग लिक्विडिटी प्रॉब्लम। बाकी इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, अगर लिक्विडिटी की बात करें, आई थिंक लिक्विडिटी मुझे थोड़ी इसकी अच्छी नहीं लगी, स्पेशली इसकी करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। मुझे लगता है इसमें इनको काम करना चाहिए। फिर इसके बाद डिविडेंड एंड प्राइस की बात करें, करंटली ये थे मेरे ख्याल 50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। जो अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, जब ये तो 5-6 साल पहले तक 100 100 पर था।
और आज कम पे ट्रेड करने की वजह ये है इसकी अर्निंग पर शेयर कम हुई है और इसकी कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। ऑपरेशन परफॉर्मेंस अच्छी रही, रेवेन्यू अच्छा रहा, कॉस्ट पे इन्होंने काम किया, लेकिन नेट पे इनके परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, इसकी वजह से इसकी प्राइस कम हुई। तो 50 पे आई थिंक देयर इज स्टिल अ पोटेंशियल टू गो अप, बट मैं समझता हूँ कंपनी में दम नहीं है, मार्केट के साथ जा सकती है ऊपर, लेकिन कंपनी में फंडामेंटल फिलहाल एज सच मुझे नजर इंडिकेशन नजर नहीं आ रही कि ऊपर जाए। डिविडेंड वाले शेयर मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बड़ा ही दुका और मतलब बहुत ही अनयूजुअल डिविडेंड देती है। कभी आप देखें ना, पिछली बार वो 18% दिया था 2024 में, इस बार फिर 2022 में दिया, फिर 2019 में दिया, फिर 2018 में, तो आई वोंट कंसिडर और कीप इट एज अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक। अच्छा, आउटलुक क्या है? अच्छा, अगर आउटलुक की बात करें कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, जब फ्यूचर में मैं इसको इस तरह से समझाऊंगा कि पाकिस्तान में अब हम देखेंगे कि एसयूवीज और क्रॉसओवर्स काफ़ी ज़्यादा कॉमनली चलने लगी है और आने शुरू हो गई हैं और लोग पसंद करते हैं। इस कंपनी के पास एक क्रॉसओवर और इसकी कैपेसिटी को मीट करने के लिए बट कैपेसिटी ही नहीं है प्रोड्यूस करने की। जब कैपेसिटी नहीं है तो मैं समझता हूँ ये बड़ा एरिया है इस कंपनी को कवर करने के लिए, जिसपे काम करे तो अच्छा बिजनेस बना सकती है। दूसरी चीज, इसके कंपनी का आउटलुक पॉजिटिव इस तरह से कि इसकी डिमांड बोले डिमांड बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी रोड सजेस्ट करते हैं कि भाई फ्रिक्वेंटली टायर चेंज किया जाए, और टायर रोड इतने अनइवन और बैलेंस, स्पेशली सिंध एरिया की बात कीजिए, सिंध की बात कीजिए करूँ तो काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं रोड पे रनिंग में, जिसकी वजह से गाड़ी की मेंटेनेंस बढ़ती है, और ऑब्वियसली विच कवर टायर्स। बाकी थर्ड एक बड़ा ही मैं समझता हूँ फिलहाल इतना ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग नहीं होगा, बिकॉज इट विल टेक टाइम। गवर्नमेंट ने रिसेंटली में पढ़ा था कि स्मगलिंग को रोकेगी टायर्स के हवाले से। तो जब स्मगलिंग को रोकेगी तो इस कंपनी को सबसे ज्यादा एक चैलेंज होता है ना टायर इंडस्ट्री को, कि अफगान से और काबुल से टायर आते हैं, तो उन इसकी वजह से इसकी मार्केट इफेक्ट होती है। तो जब इसकी मार्केट इफेक्ट होगी तो उसको फायदा तब हो सकता है सकेगा जब स्मगलिंग को रोका जाए। तो गवर्नमेंट बार बार इस पे इंडिकेट कर दी है कि हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल दिया आर लूप होल्स। जब उस पर काम हो जाएगा तो कंपनी का आउटलुक वेरी पॉजिटिव है। अच्छा, आखिर में मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू, मैं आई थिंक इस कंपनी में बड़ा मेरा मिला जुला व्यू है। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के हवाले से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने व्यू को। सबसे पहले पॉजिटिव बात करें, कंपनी एक तो मैं पढ़ रहा था कि इनकी रिपोर्ट में कि इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया के इलेक्ट्रिक के साथ, कि ये के डब्ल्यू नहीं, के ई है, मिस्टेकनली के डब्ल्यू लिख दिया, के इलेक्ट्रिक के साथ सोलर एग्रीमेंट साइन किया कि प्रोवाइड करेगी 2 किलोवाट्स का, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट कम होगी, विच इज़ गुड साइन। इन्होंने चाइनीज के साथ जैसे कि मैंने बताया कि नई कंपनी चाइना कॉन्टिनेंटल के साथ एग्रीमेंट से टर्मिनेट किया और चाइनीज के साथ साइन किया टू इनहांस क्वालिटी इन एक्सपोर्ट। अच्छा, चाइनीज की अगर मैं बात करूँ ना, चाइनीज जिस चीज में हाथ डालते हैं ना तो बड़ी लोअर प्राइस तक लेके आते हैं, और उस प्राइस पे लेके आते हैं जो उस मार्केट के यूजर के लिए बड़ी अफोर्डेबल हो। तो विच गिव अ पॉजिटिव इंडिकेटर कि ये कुछ ना कुछ करेगी कंपनी मिलके, कि मार्केट में अच्छा खासा कंपटीशन लेके आ सकती है, कॉम्पिटेटिव प्राइस में पे बेच सकती है। नेगेटिव पॉइंट क्या है भाई? नेगेटिव पॉइंट सबसे मेजर पॉइंट है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी और लिक्विडिटी, बड़ा डेट्स बहुत ज़्यादा है, जो मुझे बड़ा अलार्मिंग लगता है, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग लगता है। नेक्स्ट पॉइंट नेगेटिव ये, इनके पास मैसिव मास प्रोडक्शन नहीं है फॉर एसयूवी एंड क्रॉसओवर टायर्स। तो मुझे लगता है इसमें इनको काम करना चाहिए, और स्पेशली मार्केट की अब डिमांड है तो करेंगे तभी मीट होगी डिमांड, और तभी मार्केट के साथ चल सकेगी। ओवरऑल बात करें, कंपनी गुड है, पोटेंशियल है इसमें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं तभी सजेस्ट करूंगा इसको जब ये अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इनके पास फंड आ जाए, और मास प्रोडक्शन पे अपनी एटलीस्ट अपने टैक्स को कम करे, और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोई काम करे, जो कि मैं समझता हूँ जमाने के कदीम से इनकी कैपेसिटी सिमिलर है, जिस पे कोई काम नहीं हुआ, तो उस पे इनको काम करना चाहिए। फिर डेफिनेटली आफ्टर दैट, या एटलीस्ट कोई स्टेप या इंडिकेटर करे कि हम लोग अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं राइट इशू से, या किसी तरह भी जो कि फाइन डेट की सूरत में ना हो, तो और फिर मैं समझूंगा कि इसमें लॉन्ग टर्म जाना चाहिए। अदरवाइज फिलहाल मैं समझता हूँ हो सकता है शॉर्ट टर्म में प्राइस बढ़ जाए, बट आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म में इमीडिएटली हमें इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट्स इट, आई थिंक यही मेरा व्यू था। कोई चीज़ मिस आउट की तो बताएं, इंशाल्लाह कवर करूंगा। अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।